गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टर्न है आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टर्न। बच्चों हमने दो चीजें पढ़ी थी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक पढ़ा था रेडियल लोड। रेडियल लोड डिस्टेंस वाइज वो रीजन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। डिस्टेंस वाइज न्यूक्लियस से वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। सुन रहे हैं? n माइनस एल माइनस वन। आपको मालूम है l की वैल्यू अगर जीरो होती है तो s सब शेल होती है, l की वैल्यू अगर 1 होती है तो p सब शेल होती है, l की वैल्यू अगर 2 होती है तो d सब शेल होती है, और l की वैल्यू अगर 3 होती है तो f सब शेल होती है। आपको मालूम है L की वैल्यू अगर 0 होती है तो S सब शेल होती है, L की वैल्यू 1 होती है तो P होती है, L की वैल्यू 2 होती है तो D होती है, L की वैल्यू 3 होती है तो F होती है। किसी के अंदर भी रेडियल लोड निकालने का तरीका ये है। अगर मैं S ऑर्बिटल ले लूं बच्चों, मैं अगर S ऑर्बिटल ले लूं तो S ऑर्बिटल में L की वैल्यू 0 होती है ना, तो रेडियल लोड का फार्मूला क्या हो जाएगा? S ऑर्बिटल के लिए रेडियल लोड का क्या फार्मूला हो जाएगा? S ऑर्बिटल के लिए रेडियल लोड का फार्मूला हो जाएगा n-1। S ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फार्मूला हो जाएगा n-1। अरे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर L की वैल्यू 0 पुट कर दी। अगर मैं बात करूं p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है बच्चों। p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है। सारे बच्चे बोलेंगे p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है। L की वैल्यू 1 होती है, सब पुट करूं तो बताओ हमारे रेडियल नोड का क्या फार्मूला आ जाएगा? जरा मुझे बता दो जल्दी से। रेडियल नोड का क्या फार्मूला आ जाएगा? रेडियल नोड का फार्मूला आ जाएगा n-1 तो ये आ जाएगा n-2। तो रेडियल लोड अगर आपको p ऑर्बिटल में निकालना है तो क्या फार्मूला लगा लेंगे? n-2 निकाल लेंगे, n-2 लगाएंगे। और रेडियल लोड अगर आपको s ऑर्बिटल में निकालना है तो n-1 लगाएंगे, n-1 लगाएंगे। बच्चों अगर मैं d ऑर्बिटल में रेडियल लोड निकालूंगा, बच्चों मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है बच्चों। d ऑर्बिटल के लिए अगर मैं रेडियल लोड निकालना चाहूंगा तो d ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल लोड का फार्मूला होता है बच्चों, d ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल लोड का फार्मूला होता है वो n-2-1 होगा। ये बच्चों n-3 होगा। जरा नोट कर लें सारे बच्चे बेटा नोट कर लें, n-3 होगा। तो रेडियल नोड क्या होता है? रेडियस वाइज वो डिस्टेंस, रेडियस वाइज वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो s ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड निकालने का तरीका n-1 होता है, और p ऑर्बिटल में रेडियल नोड निकालने का तरीका n-2 होता है, और d ऑर्बिटल में रेडियल नोड निकालने का फार्मूला n-3 होता है। बच्चों अंडरलाइन करेंगे इसको, बच्चों इसको अंडरलाइन करेंगे। जितने बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग सभी इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मायने देके लिखेंगे। रेडियल नोड का फार्मूला होता है, p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फार्मूला होता है बच्चों, d ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फार्मूला होता है। प्लीज अंडरलाइन, प्लीज बच्चों अंडरलाइन। p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-2, d ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-3, s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-1। और जनरली ये फार्मूला जो होता है सभी ऑर्बिटल के लिए वो ये होता है n-l-1। प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज बच्चों, प्लीज इसको अंडरलाइन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। रेडियल नोड डिस्टेंस वाइज, आप जैसे मान लीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडियल नोड n-l-1, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0। बच्चों सभी को मालूम है बहुत अच्छे से, जरा और बच्चों ये हमारा अब चैप्टर खत्म होने वाला है, लास्ट टर्न है। रेडियल नोड की कहानी हो गई। अब जरा मुझे एक चीज समझाओ बहुत ध्यान से। अगर मैं 1s ऑर्बिटल ले लूं तो ये रहा 1s ऑर्बिटल, और ये रहा बच्चों 2s ऑर्बिटल, ठीक है? तो ये हमारा 1s ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है। इसमें एक रीजन आएगा बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिल रहा है। 1s में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। बट 2s के अंदर एक रेडियल नोड होगा बच्चों, 2s के अंदर एक रेडियल नोड होगा, 2s में एक रेडियल नोड होता है बच्चों, 2s में एक रेडियल नोड होता है। अगर आप इसका जाई स्क्वायर वर्सेस रेडियस का प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, जाई स्क्वायर वर्सेस r का प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाएंगे, सही है बच्चों? जाई स्क्वायर वर्सेस r का प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि शुरुआत में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, देन क्या हो जाएगी बच्चों?
2s के लिए बता रहा हूं, ये डायग्राम 2s के लिए बता रहा हूं, फिर 0 हो जाएगी। अरे 2s में रेडियल नोड में 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। 2s में एक जगह 0 हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। ऐसे कहानी होती है। तो दिस इज द डायग्राम, रेडियल प्रोबेबिलिटी का डायग्राम है 2s ऑर्बिटल के लिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। बताओ ये क्या चीज बताता है? ये बताता है न्यूक्लियस के पास की कहानी। ये न्यूक्लियस के पास बताता है बच्चों। ये चीज क्या बताती है? ये चीज नोड बताती है। तो 2s के अंदर कितने नोड होते हैं? एक नोड होता है। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं आया वो जरा गौर करे। 2s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। 2s में कितने नोड होते हैं जल्दी से बता दो। 2s के अंदर n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई 1। 2s के अंदर एक रेडियल नोड होता है। 2s के अंदर एक रेडियल नोड होता है। 2s के अंदर एक रेडियल नोड होता है। बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो s ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। स्फेरिकल शेप होती है ना बच्चों, s ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है ना। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। बच्चों ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है? फिर से बोलो, कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है? कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में? द ऑर्बिटल व्हिच इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, बताओ। आंसर इज s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल होती है। s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर हम 1s के लिए बच्चों, अगर मैं 1s के लिए डायग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, बाद में थोड़ी थोड़ी कम, बट कोई जगह ऐसी नहीं होगी 1s में जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो 1s के अंदर जो रेडियल नोड होते हैं बच्चों, 1s के अंदर जो रेडियल नोड होते हैं वो 0 होते हैं। तो अगर मैं 1s का डायग्राम बनाऊंगा जाई स्क्वायर वर्सेस रेडियस का, तो आप ये देखेंगे कि इसमें पहले मैक्सिमम, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, मिनिमम 0 नहीं होगी। तो ये जो डायग्राम हो गया ये 1s के लिए हो गया। जाई स्क्वायर का डायग्राम 1s के लिए ये होगा, जाई स्क्वायर का डायग्राम 2s के लिए ये होगा। जरा ये बात भी अंडरलाइन कर दी जाए, जरा बच्चों ये बात भी अंडरलाइन कर दी जाए, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है? 1s और 2s में कितने रेडियल नोड होते हैं ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जाई स्क्वायर क्या बताता है बच्चों? जरा मुझे बताओ जाई स्क्वायर क्या बताता है? तो जाई स्क्वायर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है बच्चों। इसको आप जाई स्क्वायर को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। तो 1s और 2s में बच्चों कितने रेडियल नोड होते हैं, इस चीज को आपने सीखा बहुत अच्छे से। ये जो मैं डॉट डॉट करके बनाता हूं बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं जो डॉट डॉट करके बताता हूं ये मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता हूं आपको बच्चों। और मैं ये जो सर्कल लगा के बताता हूं ये बाउंड्री डायग्राम बताता हूं। बाउंड्री, ये बाउंड्री डायग्राम है। जो डॉट डॉट करके बताता हूं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में बताता हूं, और जो सर्कल या बाउंड्री लगा के बताता हूं ये बाउंड्री डायग्राम होता है। तो s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। रेडियल नोड निकालने का तरीका n-l-1 होता है। s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालने का तरीका n-1 होता है। s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालने का तरीका n-1 होता है। रफ कर रहा हूं। अब बच्चों मेरी बात आती है p ऑर्बिटल की, हम बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की। आपको अच्छी तरह मालूम है 1p एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि n की वैल्यू भी 1 होती है और l की वैल्यू भी 1 होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। l की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 होती है, सभी बच्चों को मालूम है। l की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। l निकालने का तरीका मैंने बताया था, 0 से लेकर n-1 तक होता है। बोलो, 0 से लेकर n-1 तक होता है। जल्दी से मुझे बता दीजिए p ऑर्बिटल बच्चों, p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं बच्चों नेचर में। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। मेरे बच्चे जरा जल्दी से बता दे p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालने का तरीका क्या था बच्चों?
p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालने का तरीका क्या था बच्चों? n-2 था। p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालने का तरीका मतलब अगर मैं 2p ऑर्बिटल बनाता हूं तो 2p के अंदर 2 - 2 0 आ जाता है, कोई रेडियल नोड नहीं होगा। 3p के अंदर बच्चों कितने रेडियल नोड होंगे? 3 - 2 1 होता है। 3p में एक रेडियल नोड होगा, 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होगा। तो अगर मैं न्यूक्लियस वाला डायग्राम बनाऊं 2p का, तो बच्चों ये वाला डायग्राम आ रहा है 2p का, ये 2p, अरे 2p का साइज छोटा होगा ना बच्चों, 3p का साइज बड़ा होगा। ये 2p डायग्राम है, ये 2p डायग्राम है बच्चों, ये 2p का डायग्राम है, ये 2p का डायग्राम है, यहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 3p का डायग्राम बनाऊं बच्चों, 3p का, तो 3p का जरा डायग्राम समझो, कितने रेडियल नोड आएंगे? तो ये तो जरा 2p से 3p के बीच में एक रेडियल नोड आएगा, 2p से 3p के बीच में एक रेडियल नोड आएगा, 2p से 3p के बीच में एक रेडियल नोड आएगा। अरे समझो, अभी तो बताया था 2p से 3p के, 2p में तो कोई रेडियल नोड नहीं है। तो ये रहा 2p, ये रहा 3p, अरे 3p का साइज बड़ा होगा, ये रहा 2p, ये रहा 3p, तो कितने रेडियल नोड है? बीच में ये जगह है, ये रेडियल नोड है। तो 3p में एक रेडियल नोड होता है, 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होता। डायग्राम वाइज भी समझ सकते हैं, डायग्राम वाइज भी समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। अब जरा मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अगर मैं px बनाने को बोलूं तो कितना आसान है, px बनाने को बोलूं तो कितना आसान है। ये z एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। तो px का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बताओ किस प्लेन में नहीं मिलेगा? अगर वो x में मिल रहा है तो yz प्लेन में नहीं मिलेगा। बच्चों ये वाला जो प्लेन आएगा बाहर की तरफ, जो प्लेन आएगा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जो प्लेन है, ये वाला प्लेन बता रहा हूं, ये बाहर की तरफ, ये कौन सा प्लेन है बच्चों? yz प्लेन है। मैंने डायग्राम बता रखे हैं आपको। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसे नोडल प्लेन बोलते हैं। अब बच्चों मैं नोडल प्लेन का एक और नाम बता रहा हूं, एंगुलर नोड होता है। पहले इस चीज को पहले क्लियर कर लो, फिर मैं आगे समझा रहा हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। px बनाओगे तो x एक्सिस के अलोंग बनाओगे, py बनाओगे तो y एक्सिस के अलोंग बनाओगे, pz बनाओगे तो z एक्सिस के अलोंग बनाओगे। तो रेडियल नोड की कहानी हमने p ऑर्बिटल में पढ़ ली है, रेडियल नोड की कहानी हमने p ऑर्बिटल में पढ़ ली है बच्चों। बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। p ऑर्बिटल की कहानी हमने पढ़ ली है। अब बच्चों p ऑर्बिटल के बाद हमारे d ऑर्बिटल की कहानी आती है बच्चों। d ऑर्बिटल के अंदर मैंने रेडियल नोड निकालने का तरीका क्या बताया है, जरा बताओ जल्दी। d ऑर्बिटल में मैंने रेडियल नोड निकालने का तरीका n-3 बताया है। d ऑर्बिटल में रेडियल नोड निकालने का तरीका n-3 बताया है। 2d आपको सभी को मालूम है पॉसिबल नहीं होता। 2d में n की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू 2 होती है, नॉट पॉसिबल। 2d इज नॉट पॉसिबल। सेकंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता। सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, एक s होता है, एक p होता है बच्चों। एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है सेकंड शेल में। रेडियल नोड निकालने का d ऑर्बिटल में तरीका क्या है? n-3। अगर मैं बात कर दूं 3d ऑर्बिटल की, तो 3d के अंदर n-3 कर दो, 3 कर दो, 0 हो जाएगा। तो 3d के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होते बच्चों, जरा डायग्राम वाइज समझते हैं। 3d के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होता। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रही मेरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये रहा बच्चों मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3d का, ये रहा बच्चों मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3d का। इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है बच्चों। इसमें डिस्टेंस वाइज न्यूक्लियस से वो रीजन, डिस्टेंस वाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है 3d के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो रहा है। रेडियल का मतलब ही वर्ड रेडियस से है। तो ये 3d का डायग्राम है, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, 0 रेडियल नोड। 3d में 0 रेडियल नोड। अगर मैं बात कर रहा हूं 4d की, अगर मैं बात करूं 4d की, तो 4d का साइज बड़ा होगा ना, 3d से 4d का साइज बड़ा होगा। ये बच्चों मैंने 4d का साइज बना दिया रेड कलर से। मैंने जो रेड कलर से दिखाया है ये 4d है, ये 4d है बच्चों। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 4d का, ये बच्चों 4d का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। d ऑर्बिटल की शेप सभी बच्चों को मालूम है, डबल डंबल है। सभी बच्चों को मालूम है डबल डंबल है।
ये 4D का साइज हो गया बच्चों, ये 4D का साइज है। ये जो रेड कलर से मैं बता रहा हूँ ये 4D है, और जो ये ब्लैक कलर से बता रहा हूँ ये 3D है। तो 4D और 3D के बीच में ये एक ऐसी जगह है जो रेडियल नोड है। न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसको हम रेडियल नोड बोलेंगे बच्चों, इसको हम रेडियल नोड बोलेंगे। न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो 4D के अंदर हाउ मेनी रेडियल नोड? n की वैल्यू 4, 4 - 3, 1 रेडियल नोड। इतना सा आसान कहानी आप लोग आराम से कर सकते थे। दिस इज रेडियल नोड। ये बच्चों रेडियल नोड है, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों रेडियल नोड है। तो न्यूक्लियस से रेडियस वाइज अगर हम किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, उसको रेडियल नोड बोलते हैं। न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसको रेडियल नोड बोलते हैं। रेडियल नोड का मतलब है रेडियस वाइज वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, शानदार। आज लास्ट टर्न है बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बेसिक से पढ़ाया है। अब बहुत चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएंगे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं नोडल प्लेन की, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं, नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं, या फिर एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं। एंगुलर का मतलब होता है यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। वो रेडियल नोड ये बताता है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 ये बताता है एक पर्टिकुलर एंगल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है बच्चों। एंगुलर नोड को नोडल प्लेन कहते हैं बच्चों, मेरी बात समझे आप। एंगुलर नोड को नोडल प्लेन कहते हैं। ये बताता है किस पर्टिकुलर एंगल पर, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और वो बताता है कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस वाइज कितनी रेडियस पर न्यूक्लियस से वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 ये बताता है कि एंगल वाइज वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, या फिर इसे नोडल प्लेन कह लो। इसको निकालने का तरीका होता है L। नोडल प्लेन की वैल्यू या एंगुलर नोड की वैल्यू L के बराबर होती है। पहले सारे बच्चे इस बात को समझें, नोडल प्लेन और एंगुलर नोड की वैल्यू L के बराबर होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं S ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। इसमें ऐसा कोई भी प्लेन नहीं होता, ऐसा इसमें कोई भी एंगल नहीं होता जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो L की वैल्यू 0 होती है S ऑर्बिटल के लिए, इसलिए इसका अंतर है, मतलब है कि इसमें एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन 0 होते हैं। S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है यहां एंगुलर नोड और नोडल प्लेन 0 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां एंगुलर नोड और नोडल प्लेन की वैल्यू 0 होती है। S ऑर्बिटल में ऐसा कोई प्लेन नहीं होता, S ऑर्बिटल में ऐसा कोई एंगल नहीं होता जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ऐसा कोई, मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल में अगर मैं एयर भर दूं, तो बताइए कोई ऐसा प्लेन आएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी? ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा। तो S ऑर्बिटल के अंदर ऐसा कोई एंगुलर नोड नहीं होता और कोई नोडल प्लेन नहीं होता। बट अगर बच्चों मैं बात करना चाहूंगा p ऑर्बिटल की, अगर मैं बात करना चाहूंगा p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है। मतलब p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितने होंगे? p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितने होंगे? 1 होंगे। नोडल प्लेन 1 होगा। p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। जरा बिल्कुल अब जरा बात करते हैं, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, px, 3 एक्सिस लीजिए और इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। बताऊं ये बाउंड्री डायग्राम है। अगर आप इसको क्लाउड डायग्राम बनाएंगे तो डॉटेड करेंगे। ये बच्चों कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और बच्चों ये z एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, सुन रहे हैं, yz प्लेन में 0 होगी। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी yz प्लेन में 0 होगी। किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बच्चों मैक्सिमम है? किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। yz प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 होगी, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 होगी। yz प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अरे बच्चों ये रहा बाहर की तरफ होती है ना z एक्सिस, बाहर की तरफ होती है, तो ये वाला जो प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन वो होगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सुन रहे हैं मेरी बात को बहुत ध्यान से?
अभी मैंने आपको सिखाया था पी वाई बना लो, अगर पी वाई बना दो बच्चों, आप ऐसे समझो ना मेरी बात, आप ऐसे समझो मेरी बात। ये एक्स एक्सिस के अलोंग लोब्स है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग लोब्स है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग लोब्स है, तो ये वाला जो प्लेन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बच्चों। ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग लोब्स है, आपको समझो मेरी बात को, ये एक्स एक्सिस के अलोंग लोब्स है, ऐसे बना लो। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर है, बट यहां नहीं है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये कौन सा प्लेन होगा, ये वाला, ये कौन सा प्लेन होगा, ये प्लेन वाईजेड होगा, ये प्लेन बच्चों वाईजेड होगा। अगर मैं पी वाई की बात करूं बच्चों, ये पी वाई की बात करूं मैं, तो पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग लोब्स आ गए, तो बताइए इसमें कौन सा प्लेन होगा। पी वाई का मतलब ये है, पी वाई का मतलब ये है बच्चों, ये है पी वाई का मतलब, समझ रहे ना, ये वाला प्लेन आ जाएगा। ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है बच्चों, एक्स जेड प्लेन है, सुन रहे हैं। और ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो पी वाई के अंदर मुझे जरा बताओ नोडल प्लेन कौन सा होता है, पी वाई के अंदर नोडल प्लेन एक्स जेड होता है। और आपको अच्छी तरह मालूम है पी वाई नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल में एक ही होता है, तो इसमें एक्स जेड नोडल प्लेन होगा, एक्स जेड नोडल प्लेन होगा। पी जेड में अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं पी जेड में बात करूं, पी जेड में अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो बड़ा आसान है। ये जेड एक्सिस के अलोंग मैंने बना दिया लोब्स, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई नोडल प्लेन होगा, एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। जल्दी से कर लीजिए, एक्स वाई नोडल प्लेन। तो मैंने पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए बता दिया। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये डायरेक्शनल होते हैं। अगर डंबल शेप एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो पी एक्स है, अगर डंबल शेप वाई एक्सिस के अलोंग हो तो पी वाई है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ये स्टार लगा लीजिए। एक नोडल प्लेन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। अब बच्चों डी ऑर्बिटल के अंदर कितने नोडल प्लेन होते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर कितने नोडल प्लेन होते हैं या एंगुलर नोड होते हैं, डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन और एंगुलर नोड होते हैं। मेरी बात समझिएगा, डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी होती है, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो नोडल प्लेन 2 होंगे, नोडल प्लेन 2 होंगे। डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 2 होंगे। अब डी के बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, जरा समझते हैं। डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। लास्ट टर्म है बच्चों इस चैप्टर का, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इनकी नंबरिंग करना चाहूं तो -2 -1 0 1 2 होती। अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इनकी नंबरिंग करना चाहूं तो -2 -1 0 1 2 होती है। आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने इन ऑर्बिटल की नंबरिंग करी, उसने बताया -L से 0 और 0 से बच्चों +L तक नंबरिंग की जाती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं उनकी नंबरिंग करते हैं हम अंदर घुसकर, तो वो बताता है -L से 0 और 0 से +L। तो dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, ये डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। डबल डंबल शेप होती है डी ऑर्बिटल की बच्चों, डबल डंबल शेप होती है डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की शेप बच्चों डबल डंबल होती है, डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है, डी ऑर्बिटल की शेप बच्चों डबल डंबल होती है। आप सुनो, ये जो 3 ऑर्बिटल है बच्चों dxy dyz dzx, इनको बोला जाता है बच्चों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। इसमें जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इसमें अलोंग द एक्सिस होते हैं बच्चों, ये एक्सियल ऑर्बिटल बोले जाते हैं। और जब ये पांचों को एक साथ लिखा जाता है तो ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल बोले जाते हैं। जब आप इन पांचों को एक साथ लिखोगे तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। डीजेनरेट का मतलब है इनकी इक्वल एनर्जी होती है। डीजेनरेट वर्ड का मीनिंग समझिए, इसका इक्वल एनर्जी होती है। तो
डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dy dz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जिसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल है और dxy dyz और dzx जो है वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है बच्चों। जल्दी से फटाफट कर लीजिए। और उन पांचों ऑर्बिटल की अगर एनर्जी बराबर है तो इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजेनरेट का मतलब है इक्वल एनर्जी, डीजेनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों मैंने एक कहानी बताई थी आपको एनर्जी की, मैंने नोड की कहानी को खत्म कर दिया बच्चों, नोड की कहानी को मैंने खत्म कर दिया, रेडियल नोड की कहानी को खत्म कर दिया, नोडल प्लेन की कहानी को खत्म कर दिया। जरा मैं एनर्जी की बात कर दूं, मैंने एनर्जी निकालने का फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बच्चों मैंने क्या बताया था, एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बच्चों क्या था जरा मुझे बता दो। इलेक्ट्रॉन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज n+l, और अगर n+l ज्यादा, n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। मान लो अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए बच्चों, मान लो अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा। मेरी बात समझ में होंगे। अगर आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो उसका n+l देखना होगा, n+l की वैल्यू जिस केस में सेम आ जाए उसमें n देखना होगा। अब जरा मेरी बात समझो, अगर मैं ले लूं 2p 3s 3p 3d 4s, अब मुझे इनको एनर्जी के हिसाब से लगाना है तो एनर्जी ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में n+l देखना होगा, इसका n+l 2+1, इसका n+l 3+0, इसका n+1 3+1, इसका 3+2, इसका 4+0, इसका n+l 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, इसका 5। तो आप ये बताओ 3 वाले की सबसे कम, देन 4, देन 5, यही ऑर्डर होगा ना 3 4 5। जरा मुझे बताओ 3 वाले की एनर्जी सबसे कम, देन 4, देन 5। अब मुझे ये बताओ 3 में कितने कॉम्पिटिटर है, 3 में 2 हैं, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा। इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। 3 का काम खत्म कर दिया हमने। 4 में 4 किस किस की एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी है, इसमें किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो फिर हमने इन दोनों का भी काम खत्म कर दिया 3p और 4s। अब बचा किसकी, 5 में सिर्फ एक ही केस है 3d। तो अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम n देखते हैं, और अगर n+l की वैल्यू सेम ना आए तो हम n+l को देखते हैं, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो n देखते हैं, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जरा नोट कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसीलिए हम उस ऑर्बिटल को पहले भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने को बोला जाए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बोली जाए, तो सबसे पहले 2p को भरूंगा, 2p के बाद 3s को भरूंगा, 3s के बाद 3p को भरूंगा, 3p के बाद 4s को भरूंगा, 4s के बाद 3d को भरूंगा। ये मेरा ऑर्डर होगा एनर्जी का बच्चों, ये बच्चों मेरा ऑर्डर होगा एनर्जी का, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम डी ऑर्बिटल की शेप की बात कर रहे थे, तो डी ऑर्बिटल में बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप dxy बना रहे हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन लिख दीजिए dxy, तो dxy ये लिख लिया मैंने। और अगर मुझे इसमें से कोई नोडल प्लेन पूछे तो dxy में ये प्लेन होगा, एक तो बाहर की तरफ yz, ऐसे बना दूं, एक तो ये yz होगा, ये कितने डिग्री से इंक्लाइंड होता है 45 डिग्री, और एक ये प्लेन होगा बाहर की तरफ, ये कौन सा प्लेन है बाहर की तरफ, xz। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, जो एक्सिस रह जाए उसका दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना दो, तो इसमें दो होंगे ये नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन होंगे बच्चों। मैंने आपको हाथ से भी बताया था, एक नोडल प्लेन ये होगा, एक नोडल प्लेन ये होगा, ये वाला नोडल प्लेन yz है, ये वाला नोडल प्लेन xz है, ठीक है। तो ये dxy की शेप हो गई। dyz बनाना तो बहुत आसान है, बिटवीन द एक्सिस बना दो बच्चों, ये dyz बना दिया। अच्छा इसमें बताओ बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है, बाहर की तरफ x एक्सिस है, बाहर की तरफ x एक्सिस है, तो बताओ कौन सी एक्सिस छूट गई, x छूट गई, और x एक बार x का कॉम्बिनेशन y के साथ, एक बार z के साथ, ये दो नोडल प्लेन होंगे, ये दो नोडल प्लेन होंगे। ये किसकी शेप है जरा मुझे जल्दी से बता दो, dyz,
और dz(x) बनाना हो तो बच्चों बहुत आसान है। तो बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस हो गई, y, तो जो एक्सिस छूट गई है उसका कॉम्बिनेशन बना दो दोनों के साथ, बस हो गया। तो dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया। तो d के ये तीन ऑर्बिटल आपने बना लिए जिनको नॉन एक्सियल बोला जाता है क्योंकि बिटवीन द एक्सिस होते हैं, दोनों एक्सिस के बीच में बना दो लूप्स, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। हो गया ये। अब बच्चों d के दो ऑर्बिटल और होते हैं एक्सियल, एक होता है dx² माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है dz²। dx² माइनस वाई स्क्वायर में अलोंग x एक्सिस के अलोंग ये x ये y, ये बन गया dx² माइनस वाई स्क्वायर, और बोलो x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग ये dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² में बच्चों जरा मैं इसकी शेप के बारे में बता दूं। मान लो तुम सभी 11th क्लास के बच्चे हो, बट एक बच्चा तुम में ऐसा है जो कि सबसे अच्छा पढ़ता है, तो उसके अंदर सारे बच्चों में एक चीज तो कॉमन है, सभी बच्चों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज? सभी 11th क्लास के हैं, बट इस बच्चे में एक चीज स्पेशल है। क्या है? ये सबसे अच्छा पढ़ता है। तो सेम चीज है, तो जो चीज कॉमन है वो है सिमेट्रिकल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल होते हैं। ये मतलब इसका मतलब है ये सभी में कॉमन है, बट इस बच्चे की एक खासियत है, ये बच्चा सबसे अच्छा पढ़ता है, तो इसमें क्या करेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग लोब्स को पॉइंटेड कर देंगे। बच्चों ये चीज क्या बताती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री बताती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल सिमेट्री है, बट ये स्पेशल है ये बच्चा, इसके अंदर एक खासियत है, जेड की तरफ पॉइंटेड रहेंगे दो लोब्स, दो लोब्स जेड की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। इस शेप को बोला जाता है बच्चों dz², इसको बोला जाता है dx² माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज की बारे में एनर्जी की बात करूं बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज की एनर्जी की बात करूं तो जरा मुझे बताओ, हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज की अगर मैं एनर्जी की बात करूं बच्चों, तो हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कैसी कहानी आएगी, जरा मुझे समझाओ। हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो कैसी कहानी आएगी, जरा मुझे समझाओ। तो हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज में जो एनर्जी डिसाइडेड होती है, जो एनर्जी डिसाइडेड होती है बच्चों, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो सिर्फ n से डिसाइड होती है। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 1s की एनर्जी कम, 2s और 2p की एनर्जी बराबर, 3s और 3p और 3d की एनर्जी बराबर। क्यों? ये n प्लस l पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ n, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो d के 5 ऑर्बिटल की शेप आपने देख ली है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। जल्दी से कर लीजिए नोट, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे भैया ये x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री बता रहे हो, z की तरफ पॉइंटेड, z की तरफ पॉइंटेड है बच्चों। मैंने क्या बताया था, x और y के अलोंग ये चीज कॉमन है इन सभी में, सभी बच्चों में, सभी बच्चे 11th क्लास के, बट एक बच्चे में खासियत है, तो ये दोनों एक्सिस पॉइंटेड है z की तरफ। अब जरा मुझे बताओ, ये तो हो गई कहानी। अब बच्चों दो मोमेंटम आते हैं, एक मोमेंटम को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट से रिलेटेड है। क्या फॉर्मूला होता है, mvr = nh/2π। बोलो, फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h/2π। सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 3h/2π। ये तो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, जो कि एक ऑर्बिट से रिलेटेड है। एक और मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है √L+1 h/2π। बच्चों आज लास्ट टर्म ना इस चैप्टर का, इसके आगे नहीं बढ़ा सकता एटॉमिक स्ट्रक्चर। √L+1, L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S के लिए, L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P के लिए, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, D के लिए। तो S ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, P ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √2h/2π, D ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम √6h/2π। L की वैल्यू 0,
एस में कितने ऑर्बिटल? एक। एल की वैल्यू 1। पी में कितने ऑर्बिटल? 3। एल की वैल्यू 2। इसमें डी, इसमें कितने ऑर्बिटल? 5। एल की वैल्यू 3। एफ में कितने ऑर्बिटल? 7। 1 2 3 4 5 6। किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल निकालने का तरीका क्या सिखाया था? 2l+1। किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल निकालने का तरीका क्या सिखाया था? 2l+1। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जरा बताओ? 4l+2। 10 से डबल होंगे ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर 2 ऑर्बिटल में 4 आएंगे, 3 ऑर्बिटल में 6 आएंगे। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बताओ मुझे 1s कह दूं, 2s कह दूं, 3s कह दूं, 4s कह दूं, सभी में कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि सभी में s है और s में एक ऑर्बिटल होता है और सभी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 1s कह लो, 2s कह लो, 3s कह लो, 4s कह लो। अगर मैं आपको बोल दूं 2p ले लो, 3p ले लो, 4p ले लो, इन सभी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं 3d बोल दूं, 4d बोल दूं, 5d बोल दूं, बताओ इनमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नोट करो, नोट करो बच्चों। बोलो बच्चों, जवाब दो। ये पर्टिकुलर सबशेल में अगर डी जुड़ी है तो पर्टिकुलर सबशेल जुड़ी है डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं? सभी बच्चों को मालूम है। dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz², है ना। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ये पर्टिकुलर सबशेल है। 3d 4d 5d इनमें कौन सी सबशेल जुड़ी है? डी। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। इनमें कौन सी सबशेल जुड़ी है? p। इनमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इनमें कितनी सबशेल जुड़ी है? s। इनमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। जरा समझो बच्चों, समझो। बच्चों अंतर समझा करो, देखो अंतर समझा करो दोनों। जरा मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन बता दूं आपको। मैंने आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। 2 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, एक्सेप्शन है बच्चों, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आर्गन 4s1 3d5 हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू सिमेट्री। अगर मैं आपसे क्रोमियम +3 पूछूं तो s और d के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसमें से 3 निकाल दो और जितने बचे वो d में भर दो। s और d के इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, कितने होंगे? 5 और 1 6, निकाल के उसको d में भर दो, 3d3। ट्रिक होगी बहुत ही आसान। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कॉपर +2, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखो पहले कितना होता है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक्सेप्शन है, 4s1 3d10। 4s1 3d10 कॉपर का एक्सेप्शन है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। दोनों को सम करो, 11 आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जितने बचे उतने d में भर दो। 3d9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। यही दोनों एक्सेप्शन है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन के। ये कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है। जल्दी करो, जल्दी, बिल्कुल जल्दी से। कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर लो। आप जरा मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। अब अगर मैं आपको आयरन दे दूं, आयरन कोई एक्सेप्शन नहीं है, नंबर दिख रहा है 26 दिख रहा है, इसका मतलब 4s2 3d6। कोबाल्ट दिख रहा है 27। याद आ गई कुछ ट्रिक? नहीं याद आई। 4s2 3d7 तुम्हें याद ही नहीं आती। निकल 28 तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रख रही है। 4s2 3d8 नंबर नहीं दिख रहा। 4s को पहले क्यों भरा जाता है? उसकी एनर्जी कम होती है। अरे 4s और 3d में से इसका n+l करो 5 आएगा, इसका n+l करो 4 आएगा। किसकी एनर्जी ज्यादा है? 4s की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे? 4s में जाएंगे ना। किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3d की। इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? पहले 4s में जाएंगे। निकल 28। अच्छा मैं बताऊं मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन का केस ही तो याद रखना पड़ेगा। आर्गन 4s में 2, 3d में 5, 25 ऐसे तो बनेंगे। 5 और 2, 2 और 8, 2 और 7, 2 और 6। चलो बेटा, चलो बच्चों नोट कर लिया इसको, एक्सेप्शन को भी ध्यान दे दिया है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी।
ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दे आर मोर स्टेबल। जल्दी बता दो मुझे, जल्दी से, आपको समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, अच्छा मुझे एक चीज जल्दी से बताओ, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट मतलब n, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? बहुत ही आसान तरीका, n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर है। फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल, फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल, फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल L, नंबर ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं 12+1। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्वाइस ऑफ 12+1। चेक करते हैं, टेबल बनाते हैं। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। n की वैल्यू 1 होगी, n स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, n स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, तो एक ऑर्बिटल, सॉरी बच्चों सॉरी, एक ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल, 16 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन बोलो 2, 8, 18, 32। n बराबर 1 होगा तो 2, n बराबर 2 होगा तो 8, n बराबर 3 होगा तो 18। ये डायरेक्ट। इसमें जरा बताओ, l की वैल्यू 0 s सबशेल, l की वैल्यू 1 p सबशेल, l की वैल्यू 2 d सबशेल, l की वैल्यू 3 f सबशेल, l की वैल्यू 4 g सबशेल। पुट करो फॉर्मूले में, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल, g में 9 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन, 7 में 14 इलेक्ट्रॉन और 9 में 18 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाला जो चीज है ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे ऑर्बिटल है और ये सबशेल है। तो इसके लिए ये फॉर्मूले है, इसके लिए ये फॉर्मूले है। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो बच्चों, जल्दी से, फटाफट। सब रिवाइज हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब जरा समझते हैं एक और चीज, एक और चीज समझते हैं, आपको तरीका सिखाता हूं। आपको मैंने सिखाया था, याद कर लो। अगर L की वैल्यू निकालनी है तो 0 से लेके कहां तक होती है? n-1। अच्छा ये बताओ, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट ले लूं, थर्ड ऑर्बिट ले लूं तो कितने सबशेल पॉसिबल? थर्ड ऑर्बिट में 0, 1, 2, एक s, एक p, एक d। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 5 + 3 + 1 टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको शेल दे दूं तो उसमें ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ऐसे आता है। थर्ड शेल में 3 सबशेल पॉसिबल है, थर्ड शेल में 3 सबशेल पॉसिबल है, s p d। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। टोटल करो 9 होता है। और आप डायरेक्ट निकालना चाहे तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9। अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर n बराबर 4 ले लूं तो बताओ ऑर्बिटल कितने होंगे? सभी बच्चे बोलते हैं तुरंत n स्क्वायर के बराबर मतलब 16, बट मैं आपको तरीका सिखाता हूं। अगर n बराबर 4 होंगे तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? 0, 1, 2, 3। 0 में s सबशेल, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। s में कितने ऑर्बिटल? 1। p में कितने ऑर्बिटल? 3। d में कितने ऑर्बिटल? 5। f में कितने ऑर्बिटल? 7। सभी टोटल ऐड कर दो, क्योंकि सभी किसके अंदर आ रहे हैं? फोर्थ में। तो कितना आ जाएगा? 16। बोलो बच्चों। और यहां पर हमारा ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों खत्म। ठीक है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा खत्म। अब थर्ड संडे से चालू स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कल आएगा पहला वीडियो बच्चों। ओके, थैंक यू।